नमस नमस्ते विद्यार्थियों। मैं आपका जो मानव भूगोल के अतिरिक्त जो आर्थिक भूगोल और संसाधन भूगोल का पेपर है, उसका प्रथम अध्याय है, जिसमें आर्थिक भूगोल की परिभाषा, आर्थिक भूगोल के उद्देश्य, आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करूँगा। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का ही एक विशेष अंग है। जैसे मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के बीच जो समायोजन है और जो संघर्ष है, उस संघर्ष से किसी भूदृश्य का विकसित होना होता है। उन समस्त पहलुओं का मानव भूगोल में अध्ययन करने के साथ ही इन पहलुओं को मानव की आर्थिक आवश्यकताओं और उनकी आपूर्ति के साधनों, इसके अतिरिक्त इन साधनों की विधियों, इनका अध्ययन मानव भूगोल के अतिरिक्त संसाधन भूगोल कराता है। इसमें आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल दोनों का समावेश होता है। आर्थिक भूगोल में किसी भी क्षेत्र विशेष का जहाँ पर मानव रहता है, उस वहाँ की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाएं पृथ्वी के समस्त धरातल पर विचरित करते हुए क्षेत्रीय तत्वों के परिप्रेक्ष्य में अपना जीवन निर्वाह करता है। इसलिए इसे भौगोलिक अध्ययन का भाग माना गया है, जिसे हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। आर्थिक भूगोल की परिभाषा के संबंध में हम बताते हैं कि आर्थिक भूगोल पृथ्वी पर मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं, उनकी विशेषताओं, उनके स्थानिक वितरणों, उनकी स्थानिक अवस्थितियों, साथ ही मनुष्य और वहाँ की क्रियाओं का अंतर संबंध आदि पहलुओं का अध्ययन कराता है। इसमें आर्थिक वितरण के प्रतिरूपों का और उनके कारकों और उपक्रमों का अध्ययन किया जाता है। अब मानव भूगोल की जो विषय वस्तु है, उससे पहले हमारे को इसकी परिभाषा का जानना भी अति आवश्यक है। मानव भूगोल की जो परिभाषा है, उसमें प्रोफेसर रडमस ब्राउन, उन्होंने कहा है कि आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार प्रोफेसर जी जिशोम के अनुसार आर्थिक भूगोल में हम उन भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन, विनिमय आदि को प्रभावित करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य इसी क्षेत्र के आगामी आर्थिक और व्यापारिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन है। इसी तरह से प्रोफेसर गिरगोर के अनुसार भी आर्थिक भूगोल में हम मानव अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों की भिन्नता के साथ विभिन्न स्थानों पर किस प्रकार संतुलन करता है, उसका अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर मैकफरलेन ने भी आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए बताया कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों और भौगोलिक तथा भौतिक परिस्थितियों, विशेष रूप से भूगर्भिक संरचना, जलवायु, भूमि की धरातलीय विशेषताओं आदि के प्रभाव का अध्ययन
कराता है। मेयर और श्री टेलमीर ने भी आर्थिक भूगोल की रुचि इस बात के अध्ययन में है कि मानव जीवोपार्जन के लिए साधन है, कौन सी आर्थिक क्रियाएं वहाँ करता है, मानव भूमि के द्वारा आर्थिक शोषण के से किस प्रकार प्रवास और रचना का प्रारूप बनाता है का अध्ययन आर्थिक भूगोल कराता है। प्रोफेसर पाउंड्स के अनुसार आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव की उत्पादन क्रियाओं के वितरण का अध्ययन कराता है। यह क्रियाएं प्राथमिक, गौण और तृतीय प्रकार की होती है। इस तरह से समस्त भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रोफेसर बेंगस्टन, प्रोफेसर हंटिंगटन महोदय ने ये बात कही कि उन सब प्रकार के भौतिक साधनों, क्रियाओं, रीति रिवाजों और मानव शक्तियों आदि का वितरण आर्थिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत आता है, जो कि आजीविका प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इन समस्त परिभाषाओं को देखने से हमें ये विश्लेषित किया जाता है कि आर्थिक भूगोल मानव का आवश्यकता पूर्ति से संबंधित प्रथाओं के लिए प्राकृतिक, सांस्कृतिक, वातावरण के पक्षों के साथ किए गए संघर्षों के फलस्वरूप बने भौगोलिक दृश्यों का अध्ययन कराता है, जो मानव प्रगति और सुविधा के लिए किए जाते हैं। इसी प्रकार से आर्थिक भूगोल के क्या उद्देश्य होते हैं उसके बारे में भी इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं, उनके स्थानिक वितरणों और संबंधों का अध्ययन कराने का उद्देश्य आर्थिक भूगोल का होता है। अर्थात पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले मानव वर्गों, मानव ग्रुप्स जो होते हैं, समूह होते हैं, कि आर्थिक समस्याओं को समझने तथा मानव वर्गों के पारस्परिक सहयोग द्वारा उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। आर्थिक भूगोल के द्वारा किसी देश या राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है और प्रादेशिक विकास योजना या राष्ट्रीय विकास योजनाओं में उनके आधार का स्तर भी बनाया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल का उद्देश्य मानव की आर्थिक क्रियाओं का और क्रियाओं पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करना होता है। आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक वातावरण या सांस्कृतिक वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी तल पर स्थिति विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहने वाले मानव वर्गों ने अपने अपने वातावरण का उपयोग करके, अपने अपने वातावरण से प्रभावित होकर, अपने अपने वातावरण के साथ समायोजन करके किस किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का विकास किया है, इस प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करना आर्थिक भूगोल का उद्देश्य होता है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में या प्रदेश में वातावरण की शक्तियों और वातावरण के संसाधनों तथा उस क्षेत्र में निवास मानव वर्ग की पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो आर्थिक क्रियाओं के प्रतिरूप विकसित होते हैं, उनका अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल का उद्देश्य होता है। इस अध्ययन के उद्देश्यों में वर्तमान में क्या क्या समस्याएं स्थित है, किसी क्षेत्र विशेष में
इसी तरह से इन समस्याओं का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, भविष्य में कौन कौन सी समस्याएं उपस्थित हो सकती है, उनको कैसे कैसे रोका जा सकता है, और संसाधन जो नष्ट हो रहे हैं या जो समय के साथ नष्ट होते जाएंगे, उनके स्थान पर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का विकल्प क्या रहेगा। साथ ही हानिकारक संसाधनों का हानि रहित विकल्प ढूंढना, ताकि पर्यावरण शुद्ध बना रहे तथा संसाधन उपभोग का प्रतिरूप सरल हो, सुलभ हो, के उद्देश्य के निहितार्थ ही होना चाहिए। आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत पृथ्वी तल में भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि, मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरणों और उनकी आर्थिक क्रियाओं के फल विभिन्न प्रतिरूपों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर प्रभाव डालने वाले कारकों और उपक्रमों का अध्ययन सम्मिलित होता है। आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में या विषय क्षेत्र में 4 प्रकार के बिंदुओं के अंतर रख सकते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन, दूसरा है मानव संसाधनों का मात्राकरण और संभावनाओं का अध्ययन, तीसरा है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, चौथा है आर्थिक विकास नियोजन और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। पहले है जो है प्राकृतिक संसाधन। इसमें किसी भी प्रदेश या देश में की स्थिति, जलवायु और सूर्य से मिलने वाली शक्ति, उसके अतिरिक्त स्थलीय संसाधन जिसमें भूमि, कृषि करने और उद्योगों के कारखानों को स्थापित करने, बस्तियां बसाने, मार्गों आदि के लिए प्रयुक्त होती है। मिट्टी जिसके द्वारा खेती की फसलों पर उत्पादन किया जाता है। वनस्पति जगत को जंतु जगत का भोजन उपलब्ध होता है। जलीय संसाधन जो फसलों की सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य उद्योग, नौ परिवहन, समुद्री व्यापार, इन सब के लिए प्रयुक्त होता है। खनिज और शक्ति संसाधन, वनस्पति संसाधन और पशुधन संसाधन, ये समस्त प्राकृतिक संसाधन हैं। मानवीय संसाधन दूसरे वो होते हैं जिसमें किसी प्रदेश और उसमें निवास करने वाली जनसंख्या, उनकी संघनताएँ, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या की क्षमता, लिंग अनुपात, आयु वर्ग, जनता की शिक्षा, तकनीकी में प्रगति, ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ, अनुपात, पूंजी की क्षमता, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय मान और धन के लेन देन, इन समस्त पहलुओं का जीवन स्तर, यापन स्तर और सांस्कृतिक सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय या स्थानिक वितरण, आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति, उनकी विशेषताएं, उनका वर्गीकरण, उनका अन्य घटकों से संबंध, उन क्रियाओं का आर्थिक पक्ष, उन क्रियाओं द्वारा निर्मित आर्थिक भूदृश्य, उन आर्थिक उन उस भू दृश्य की या भू क्षेत्र की आर्थिक उन्नति का स्तर, इसके अलावा उस स्थानिक संगठन की स्ट्रक्चर का अध्ययन, प्रादेशिक और आर्थिक विकास का अध्ययन, इन समस्त पहलुओं का अध्ययन मानव भूगोल कराता है। आर्थिक विकास में नियोजन और संसाधनों का सर्वोत्तम, जो कि आर्थिक भूगोल के इस पक्ष में संसाधन संरक्षण के उपाय किए गए हैं। इसमें
संसाधन के न्यूनतम उपयोग से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रयास करता है, जिससे भविष्य के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम के बढ़ते हुए उपयोग के भय से वैज्ञानिक एक ओर तो सौर ऊर्जा के विकल्पों की खोज कर रहे हैं, दूसरी ओर कम पेट्रोल से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने या 1 लीटर से अधिक दूरी चलने वाली गाड़ियों का आविष्कार करने हैं। ऐसे वर्तमान काल में आर्थिक भूगोल पर पड़ने वाले वातावरण परिवर्तन से संबंधित कारकों का अध्ययन आर्थिक भूगोल कराता है।